अगर पाना शिखर, कर तू शुरू अपना सफर। मंजिल पर रख बाज की नजर, चूक ना तू कोई भी कसर। हो नदी गहरी या हो लहरें बेमिसाल, हौसलों को बना लेता है नाविक अपनी पतवार। आए आंधी या आए लाख तूफान, ऊंची कर लेता है सारस अपनी उड़ान। आसानी से नहीं मिलती कोई मंजिल, कदम कदम पर संघर्ष करना पड़ता है। आसानी से नहीं बनता सपनों का घरौंदा, तिनका जोड़ना पड़ता है। करना है अगर मुट्ठी में ये जहान, भर लो तुम भी बाज सी उड़ान। पहन लो हौसला नाविक सा, छू लो तुम भी आसमान, छू लो आसमान। नमस्कार, मैं हूं यशोधन राणा। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे शो छू लो आसमान में। आज हमारी इस कड़ी में एक विशेष मेहमान आने वाले हैं, लेकिन उन्हें यहां बुलाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने अपने जीवन में कभी ईश्वर से शिकायत की है? जरूर की होगी, हम सभी करते हैं। जब परिस्थिति हमारे अनुकूल नहीं होती और हमें साधन उपलब्ध नहीं होते तो हम शिकायत करने लगते हैं और उस परिस्थिति से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसा कि ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट स्कॉट हैमिल्टन ने कहा है कि नकारात्मक सोच ही जीवन की सबसे बड़ी विकलांगता है। इसलिए जो सच्चे व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं वे परिस्थिति से शिकायत करने या उससे भागने के बजाय अपने दृष्टिकोण को सकारात्मक रखते हुए दृढ़ इच्छा शक्ति से अपने कार्य में लगे रहते हैं। वो शिकायत नहीं करते, परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। ऐसा ही कुछ किया हमारी इस कड़ी में आने वाले अगले मेहमान ने। उन्होंने स्कॉट हैमिल्टन की सोच को अपनी सोच बनाते हुए ऐसा कुछ किया कि समूचे कृषि जगत के लोग उनकी वाहवाही करने लगे। आइए देखते हैं उनकी जीवन यात्रा। शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र के नायक। और महाराष्ट्र के ही एक किसान बालासो सुरोशी ने अपने इकलौते बेटे का नाम शिवाजी सुरोशी ये सोचकर रखा कि उनके बेटे के व्यक्तित्व में भी शिवाजी महाराज जैसे नायक की प्रतिभा और गुण आए। लेकिन नियति का इरादा कुछ और था। एक वर्ष होते होते बालक शिवाजी को पोलियो ने जकड़ लिया। और वो दिव्यांग हो गए। लेकिन शायद उनके माता पिता द्वारा उनका शिवाजी नाम रखने का भाव सच्चा था। इसलिए दिव्यांग होते हुए भी यही बालक आगे चलकर परिवार और समाज के लिए नायक बने। आइए शिवाजी सुरोशी के बारे में विस्तार से जानते हैं। महाराष्ट्र के कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट के अंबाप गांव का सुरोशी परिवार, ये एक किसान परिवार है। बालासो सुरोशी और सखूबाई की 5 संतान हैं, 4 बेटी और 1 बेटा। बालासो और सखूबाई अपने बेटे शिवाजी को लेकर काफी चिंतित रहते हैं। एक तो इकलौता बेटा और वो भी दिव्यांग। संगीता, हाँ, शिवाजी का ध्यान रखना। हो। क्या हो? क्या सोचा आपने शिवाजी के बारे में? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? मैंने डॉक्टर से बात किया। उसका कहना है कि शिवाजी का पैर अब ठीक नहीं हो सकते। उसे जिंदगी भर ऐसे ही रहना पड़ेगा। सखू, हिम्मत से काम लो। अगर हम ही कमजोर पड़ेंगे तो शिवा का क्या होगा? सखू,
हम शिवाजी को पढ़ाएंगे, सबको हम 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन उसको पढ़ाएंगे ताकि पढ़ लिख कर वो नौकरी कर सके। नौकरी? लेकिन हम तो किसान हैं। पूर्वजों के समय से हमारा पेशा रहा है खेती का, और शिवाजी तो हमारा इकलौता बेटा है। अगर वो नौकरी करेगा तो फिर हमारे बाद खेती कौन करेगा? अब भगवान का फैसला है तो मानना पड़ेगा। शिवाजी दिव्यांग है, वो खेती कैसे करेगा? बाबा, बाबा, आई, बाबा, क्या हुआ? शिवा, चुप करो, भैया है ना तुम्हारा? और तुम लोग क्या ही करके हंस रहे हो? शर्म नहीं आती क्या? अरे चुप! बेटा, मेरी बात सुनो। आज के बाद अगर तुम्हें कोई चिढ़ाएगा तो उसे चुप करना और बोलना मुझे ऐसे मत बोलो, नहीं तुम्हें बाबा को बताएगा। क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? मुझे चिढ़ाओ मत, नहीं तो मैं बाबा को बताऊंगा। शाबाश। समाज की कुछ मानसिकता से लड़ने के साथ साथ माता पिता ने शिवाजी की स्कूली शिक्षा शुरू करवाई, लेकिन दुर्भाग्य ने बालक शिवाजी का पीछा यहाँ भी नहीं छोड़ा। मुझे चिढ़ाना मत, नहीं तो मैं बाबा को बोलूंगा। बाबा को बोलेंगे? जा, बोल जा अपने बाबा को। बोलो ना सारे। एक समाज के तौर पर अभी भी हम में कुछ सुधार की आवश्यकता है। हम अपने घरों में बच्चों को सामाजिक तौर तरीके तो सिखाते हैं, किंतु किसी दिव्यांग, महिला, शोषित और पशु से कैसा व्यवहार करना है ये बताना भूल जाते हैं, या फिर इसकी आवश्यकता नहीं समझते। और इसका खामियाजा शिवाजी जैसे लोगों को उठाना पड़ता है। बेटा, लोग तो फालतू का बोलते रहते हैं, उनका सुन के स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ाई कैसे करोगे? और पढ़ाई नहीं तो स्कूल नहीं जाऊंगा। लेकिन बेटा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। स्कूल में मिला आघात बालक शिवाजी के दिल में गहरी चोट कर गया था, और वो बच्चों के चिढ़ाने से इतना आतंकित हुए कि उसके बाद उसने कभी स्कूल का रुख नहीं किया।
बहनें स्कूल जाती थी। और फिर वापस आकर स्कूल के पाठ छोटे भाई शिवाजी को घर में ही पढ़ाती थी। इसी तरह बहनों के सहारे शिवाजी घर में ही रहकर पढ़ाई करने लगे। इसके बाद शिवाजी की शिक्षा घर पर ही हुई। समय गुजरने लगा और समय के साथ बालासो और सखूबाई के बच्चे बड़े हो गए। बेटियों की शादी हो गई और साथ ही शिवाजी की भी। पत्नी के रूप में शिवाजी को गीतांजलि मिली। गीतांजलि भी दिव्यांग थी। और फिर दोनों दिव्यांग पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बने। शिवाजी तब तक नौकरी करने लगे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है कि तभी एक दुखद घटना के रूप में शिवाजी के पिता बालासो की मृत्यु हो गई। और फिर नमस्कार। सकूबाई, जमीन कितने में दोगी? मतलब अरे भाई, तुम्हारा तो पति गुजर गया है, अब खेत का क्या करोगी? मेरी बात मानो, मैं खरीद लेता हूँ जमीन। फिक्र मत करो, ज्यादा भाव दूंगा। तानाजी, हमारी खेती हम किसी को नहीं बेचेंगे। तो फिर खेत का क्या करोगे? तुम्हारा एक ही बेटा है, वो भी लंगड़ा। इससे खेती नहीं होगी। खेत का अचार डालना है। हम ये खेती नहीं बेचेंगे। या चला रे। शिवाजी के सामने कई चुनौतियां थी। पहला, यदि वो खेती नहीं करते हैं तो उनका पुश्तैनी खेती का कार्य यहीं समाप्त होने जा रहा था। दूसरा, बहनों की शादी के खर्च के बाद घर में पैसे नहीं बचे थे जिससे कि खेती के लिए मजदूर लाए जा सके। और तीसरा, शिवाजी खुद दिव्यांग थे, लेकिन शिवाजी ने चुनौती को स्वीकार किया। और दिव्यांग होते हुए भी बिना मजदूरों के वो स्वयं खेती करने निकल पड़े।
पत्नी गीतांजलि ने भी पति शिवाजी का साथ दिया और दोनों दिव्यांग पति पत्नी ने खेतों में कड़ी मेहनत की। लोग शिवाजी का साहस देखकर अचंभित थे। तुम्हारा एक ही बेटा है, वो भी लंगड़ा। इससे खेती नहीं होगी। हम ये खेती नहीं बेचेंगे। कहते हैं यदि इंसान निश्चय कर ले तो फिर उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और ऐसा ही कुछ शिवाजी के साथ हुआ। शिवाजी ने अपने साहस और पराक्रम से सफलतापूर्वक खेती की। उनके खेत फसलों से लहरा उठे। कल तक जो लोग शिवाजी की अपंगता का मजाक उड़ाया करते थे या वो दिव्यांग होने की वजह से शिवाजी को खेती लायक नहीं समझते थे, वो सभी अब शिवाजी का लोहा मानने लगे, शिवाजी का सम्मान करने लगे। अपनी मेहनत और पराक्रम से शिवाजी ने अपने नाम को चरितार्थ किया और वो परिवार, समाज की नजरों में एक नायक बनकर उभरे। आज दिव्यांगता शिवाजी के सामने कोई मायने नहीं रखती। आज वो सफलतापूर्वक अपने खेतों में गन्ना, सोयाबीन, हल्दी और मूंगफली की खेती करते हैं। आज वो एक सफल किसान है। साथ ही वो अपने गांव और समाज के लिए गौरव और प्रेरणा है। शिवाजी महाराज के साथ साथ आज के नायक शिवाजी सुरवंशी को हमारा नमन।
मैं भाव विभोर हूं इनकी जीवन यात्रा को देखकर। हम शिवाजी सूरवशी को यहां बुलाएंगे और उनके जीवन के और भी पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। मैं पिताजी से हर बार कहता था कि मैं पढ़ूंगा नहीं। गांव के 75% लोग मुझे कहते थे कि तुम जो ये मालिक के पास काम कर रहे हो, उसकी बजाय तुम्हारी जो जगह है वहाँ तुम खुद की दुकान खोल सकते हो। फिर भी मैंने साफ मना कर दिया। मुझे सिर्फ खेती करना पसंद है। छू लो आसमान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। ब्रेक में जाने से पहले हमने शिवाजी सूरवशी की जीवन यात्रा देखी। इस संघर्षपूर्ण जीवन यात्रा को देखने के बाद मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तो चलिए बिना समय गवाए बुलाते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज को अपना आदर्श मानने वाले कोल्हापुर महाराष्ट्र से शिवाजी सूरवशी को। शिवाजी, आपका स्वागत है हमारे शो में। आपकी जीवन यात्रा से जुड़े कई सवाल हैं मेरे पास। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपके पिताजी ने आपका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के तर्ज पर रखा, तो उनके आदर्शों का आपके जीवन पर कितना प्रभाव पड़ा? छत्रपति शिवाजी महाराज के विचारों का हम आदर करते हैं। मेरे पिताजी भी उनके विचारों का आदर करते थे। उन्हें लगता था शिवाजी महाराज के जैसा मैं भी कुछ करूं, इसलिए उन्होंने लाड प्यार से मेरा नाम शिवाजी रखा। मुझे खुद पर अभिमान है कि मेरा नाम शिवाजी महाराज के नाम पर से रखा गया। शिवाजी, आपने बहुत कुछ सुना, बहुत कुछ झेला, लेकिन आप रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। कैसे हो पाया ये सब? मैं बचपन से ही अपंग हूँ। मैं जब 7-8 महीने का था तब से मुझे पोलियो हुआ था। तब से मैं ऐसा हूँ। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख जाऊँ, लेकिन मुझे स्कूल में भर्ती करने के बाद मुझे दूसरे बच्चे तंग करने लगे, चिढ़ाने लगे, पत्थर मारने लगे, इस तरह परेशान करने लगे। तब मैंने फैसला किया कि मैं कभी स्कूल नहीं जाऊंगा। मैं पिताजी के साथ जाऊंगा, खेती करूंगा, जानवरों की देखभाल करूंगा, उनकी देखरेख करूंगा। लेकिन पिताजी को ये पसंद नहीं था, इसलिए मेरे पिताजी किसी से भी कहकर मुझे साइकिल से घर वापस भेज देते। उस वक्त हमारे पास काफ़ी जानवर थे। पिताजी खेतों का काम खत्म करके उनके लिए घास लेकर आया करते थे और वो उसे एक कट्टे पे रख दिया करते थे। जो मुझे लेने आता था उसके साथ हम घास भी गांव में लेकर जाते थे। मैं उनकी बात नहीं मानता था क्योंकि मैं घर बैठे बैठे ऊब जाता था। मेरा मन हो चाहे ना हो, फिर भी मुझे उनकी बात माननी पड़ती थी। उनके सामने मेरी नहीं चलती थी। इस तरह का मेरा अनुभव हुआ करता था। मुझे वो कुछ करने नहीं देते थे। मेरा वक्त नहीं कटता था, इसलिए मैंने काम पर जाना शुरू किया, एक मोटर वायरिंग की दुकान पर। वहाँ हेल्पर के तौर पर मैं काम करने लगा। वहाँ काम करते करते लेकिन वहाँ भी मुझे तनख्वाह नहीं मिलती थी। मैंने वहाँ 2 साल तक काम किया। मुझे 25 रुपए तनख्वाह मिलती थी। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मुझे और कोई काम नहीं मिलेगा, इसलिए मैं वो काम करता रहा। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक मैं काम करता था। जो मुझसे बन पड़ता मैं वो काम करता। लेकिन गांव के लोगों ने भी मेरा बहुत साथ दिया। मेरा मतलब मेरे हालात देखकर, मेरा बर्ताव देखकर, लड़का अच्छा है ये सोचकर। जब भी मैं बाहर काम करने जाता, गांव के लोग मुझे मेरे निजी खर्चों के लिए पैसा दिया करते थे। पिताजी की इच्छा थी कि मैं पढ़ लिख जाऊं ताकि कहीं पर बैठकर मुझे कुछ पैसे मिल जाएं। लेकिन मैं पिताजी से हर बार कहता था कि मैं पढ़ूंगा नहीं, मुझे खेती करना अच्छा लगता है, मैं खेती पर ही ध्यान दूंगा।
गांव के 75% लोग मुझे कहते थे कि तुम जो ये मालिक के पास काम कर रहे हो, उसकी बजाय तुम्हारी जो जगह है वहाँ तुम खुद की दुकान खोल सकते हो, 2-3 लोगों को काम पर रख सकते हो। फिर भी मैंने साफ मना कर दिया। मुझे सिर्फ खेती करना पसंद है, मुझे पढ़ना नहीं है। फिर मेरी तनख्वाह 30 रुपए हो गई। फिर मेरा दिमाग कुछ ज़्यादा ही सोचने लगा। फिर उस मालिक ने मुझे काम पर से निकाल दिया। मेरी बढ़ोतरी थम गई। मेरे पिताजी का भी देहांत हो गया। पिताजी के देहांत के बाद फिर मैंने खेतों में अपना कदम रखा। शिवाजी, जब आप खेती में आए तो आपके लिए ये सब बिल्कुल नया था। शुरुआत में तो आपको नुकसान भी झेलना पड़ा, तो उस समय क्या सोचा था आपने? जब मेरे पिताजी का देहांत हो गया तो लोगों ने बातें बनानी शुरू की। कहने लगे ये तो अपंग है, खेती नहीं कर पाएगा। रिश्तेदारों का कहना था कि हमारे खेत जो हैं उनका बंटवारा किया जाए या फिर उन्हें किराए पर चढ़ाया जाए। उनका कहना था कि शिवा, तुमसे ये काम नहीं हो पाएगा, तो तुम ये काम मत करो, खेती करना तेरे बस की बात नहीं, और तुम उसके बारे में मत सोचो, हम खेतों को किराए पर दे देंगे। मैंने इनकार कर दिया और मैंने अपनी माँ से बोला, आधे खेत हम किराए पर देंगे और आधे खेतों में हम फसल उगाएंगे। उस वक्त हालात काफ़ी नाजुक थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। मेरे पिताजी के इलाज में करीब 1.5 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। दादा साहेब, तात्या साहेब से मैंने करीब 1,40,000 रुपए उधार लिए और मैंने खेती करना शुरू किया। उस वक्त मुझे अनुभव न होने की वजह से मेरा काफ़ी नुकसान हुआ। उससे कुछ खास मुनाफा नहीं हो पाया। फिर भी मैं कैसे तैसे आगे बढ़ता गया। दरअसल अगर आपके नाम पर कोई ज़मीन ना हो तो कोई भी बैंक आपको कर्जा नहीं देता। मेरी माँ मेरा हमेशा साथ देती थी। हमारे पास 2 भैंसें थी जिससे दूध बेचकर हमने कुछ पैसे जोड़े। उसके बलबूते पर मैंने थोड़े बहुत पैसे उठाए और खेती के लिए खर्च किए। पहले साल कोई मुनाफा नहीं बल्कि नुकसान हुआ। पतपेड़ी का 40,000 तक का ब्याज बढ़ गया। फिर भी मैंने अपनी माँ से कहा, फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, एक बार मेरी गाड़ी पटरी पर आ जाने दो, उसके बाद मैं देख लूँगा मुझे क्या करना है। फिर मुझे एक आइडिया मिल गया कि मुझे खेती कैसे करनी है, कौन सी फसल उगानी है। और हमारे अंबाई गांव में खेती के लिए पानी की थोड़ी सी किल्लत है। 2 महीने पानी कम मिलता है। अगर पानी अच्छे से मिलेगा तो 1 एकड़ में 1 टन का एवरेज मिल सकता है। मुझे आइडिया मिला, मतलब ठीक से हिसाब जोड़कर मैं बीज बोना शुरू किया। बीज की बचत होने लगी। जैसे 20 फसलों की बजाय हम सिर्फ 10 को ही पानी देने लगे। एक छोटे बच्चे की तरह उसका ध्यान रखने लगे। उससे मेरी गन्ने की फसल काफ़ी अच्छी हुई। उस वक्त लोग आते जाते देखते रहते थे कि ये आदमी अपाहिज होते हुए भी और कोई जानकारी ना होते हुए भी पिताजी के जाने के बाद इसने कुछ कर दिखाया। मतलब जो हम नहीं कर सकते वो इसने कर दिखाया। ऐसा करते करते मैं आगे बढ़ने लगा। अब मैं गन्ने की फसल उगाता हूँ, सोयाबीन, गेहूँ, ऐसे 3-4 तरह की फसल मैं उगाता हूँ। पानी की किल्लत के बावजूद मैं इतना कर लेता हूँ। ज्वार की फसल भी करता हूँ। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद और भी बहुत कुछ जानेंगे शिवाजी के बारे में। मेरी सबसे बड़ी बहन संगीता है और दूसरी है सुवर्णा। वक्त मिलता तब मुझे पढ़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैंने पढ़ाई के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दिया था। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। स्वागत है आपका छूलो आसमान में। शिवाजी सूरवंशी की जीवन यात्रा वाकई सहज नहीं थी, लेकिन बुलंद इरादे, अपनों का विश्वास और कभी ना हारने वाली दृढ़ इच्छा शक्ति ने इस मुश्किल यात्रा को भी आसान कर दिया।
शिवाजी, एक समय था जब आप बिल्कुल अकेले पड़ गए थे, तब आपके मन में क्या चल रहा था? मुझे किसी की मदद नहीं मिली, ना ही किसी का साथ मिला। पैसे नहीं होते थे, उसकी वजह से घर में क्लेश होता था। पत्नी झगड़ती थी, कभी कभी माँ से भी झगड़ा होता था। वो भी हालात से मजबूर थे। यहाँ तो खेती के लिए पानी की तरह बहुत पैसा बहाना पड़ता है, उसके बिना खेती नहीं हो सकती। मैं सोच में पड़ गया कि मुझसे कहीं कोई भूल हो रही है। मेरा नाम छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से रखा गया है और मैं इसके विपरीत दिशा में जा रहा हूँ। मुझे इसमें कोई सुधार लाना होगा। पैसों का क्या है, वो आज नहीं तो कल मिल ही जाएंगे। फिर भी गांव के काफ़ी लोगों ने मेरी मदद की, उधार पैसे दिए। पहले साल के नुकसान के बाद मुझे दूसरे साल अच्छा मुनाफा हुआ। मैंने 80 टन गन्ना उगाया और मेरा बारिश ने भी साथ दिया। उसके बाद मैंने 70 टन गन्ना उगाया। उसकी वजह से पिताजी का लिया हुआ कर्जा और मेरा लिया हुआ कर्जा चुकता हो गया। उससे मेरी प्रगति हुई और 3-4 साल मैंने खूब पैसा कमाया। मैंने खुद के बलबूते पर अपना घर बनाने का सोचा और उसमें 4 लाख रुपए लगाए। घर बनाने के लिए मेरे पिताजी ने 50 बाई 60 का प्लॉट लिया था और पिताजी के उस प्लॉट में 50 बाई 30 का सिंपल सा घर बनाया। उसके बाद मैंने और पैसे लगाकर घर में टाइल्स, फ्लोरिंग, टॉयलेट और बाथरूम बनाकर उसे और अच्छा बनाया। ये सब मैंने अपने बलबूते पर किया और आज मैं मजबूती से खड़ा हूँ। अच्छा, तो आपका अपना घर हो गया? हाँ, मैंने फिर से वो घर बनाया। पिताजी ने जो घर बनाया था वो इतना मजबूत नहीं था। उसे मैंने बिना किसी से कर्जा लिए अपने खुद के बलबूते पर फिर से नया बनाया। अब हमें कोई परेशानी नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत बड़ी बात है। पिताजी के वक्त जानवरों का जो तबेला था उसमें पत्तों की छत बनी थी। वो उसे बनाने की हिम्मत नहीं कर पाए। दरअसल मेरी 4 बहनें हैं और मैं ऐसे अपाहिज। मेरे अपंग होने की वजह से वो काफ़ी निराश थे। काफ़ी दुख भरे दिन बिताए उन्होंने। मैं घर की छत नहीं बना पाता था और उसके लिए कोई आदमी भी नहीं मिलता था। लोग उस काम के लिए मना करते थे। फिर मैंने माँ से कहा कि हम अच्छे घर में रहेंगे और हमारे जानवर बारिश में भीगेंगे तो ये ठीक नहीं है। हमारा घर उसी से चल रहा है, इसलिए 70-80 हज़ार रुपये खर्च करके हम अपने तबेले की छत बना लेंगे। माँ ने कहा इस साल रुक जाओ। मैंने कहा बिल्कुल नहीं रुक सकते। अगर बारिश ज़्यादा हुई तो जानवर कहाँ बैठेंगे, उन्हें कहाँ रखेंगे? माँ ने पूछा तू क्या करेगा? मैंने कहा मैं बैंक से 60-70 हज़ार का लोन निकालता हूँ और हम छत बना लेंगे ताकि हर साल पत्तों की छत बनाने की झंझट से छुटकारा मिल जाए। वो भी मैंने खुद अपने बलबूते पर बनाया। फिर भी मुझे परेशानी होने लगी। मेरी 3 पहियों वाली साइकिल थी। उसके होने का कोई मतलब नहीं बनता था क्योंकि उस वक्त सड़क नहीं बनी थी। रास्ते में काफ़ी गड्ढे थे, बारिश में आना जाना मुश्किल हो जाता था। गांव से हमारे खेतों की दूरी 2 किलोमीटर जितनी है। वहाँ से पहले मैं ऐसे रेंगते हुए जाया करता था। फिर मैंने साइकिल खरीदी। उसके बाद पक्की सड़क बन गई। हमें बहुत खुशी हुई कि हम खेत में जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर मैंने गाड़ी खरीदी और अब मैं कहीं भी आना जाना हो तो गाड़ी का इस्तेमाल करता हूँ। हम दोनों पति पत्नी साथ मिलकर जाते हैं। सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम को 7 बजे तक वापस लौटते हैं। दिन भर खेतों में काम करते हैं। 70 से 80 टन गन्ना उगाया, ये तो वाकई सराहनीय बात है। होता है ना, वो क्या है कि हमें बिजली की दिक्कत भी होती है। बारिश अगर ठीक से हुई तो अच्छा है, वरना अप्रैल और मई के महीने में पानी की किल्लत की वजह से सिर्फ 2 टन की एवरेज मिलती है। 17-18 महीने फसल बोने में और उगाने में लग जाते हैं। इस तरह से एक साल में 70 टन गन्ना उगाया, एक साल में 80 टन गन्ना उगाया। अच्छा, एक बात बताइए, आपने लोगों के ताने सुनकर स्कूल जाना छोड़ दिया, लेकिन आपकी बहनों ने आपकी पढ़ाई जारी रखी। हाँ, मेरी सबसे बड़ी बहन संगीता है और दूसरी है सुवर्णा। वक्त मिलता तब मुझे पढ़ाने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं उनकी सुनता नहीं था। वो मुझे रुलाती नहीं थी और ना ही कभी मुझ पर हाथ उठाती थी और ना ही मुझ पर चिल्लाती थी। मेरी बड़ी बहन बहुत अच्छी है। वो ऐसे कि जब भी कहीं जाना हो या गांव में किसी की शादी हो, कोई प्रोग्राम हो,
तो मुझे गोद में उठाकर ले जाया करती थी। वो मुझे कहीं भी अकेला नहीं छोड़ती थी। मैंने उसे कह दिया, मैं पढ़ूंगा नहीं अक्का, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, आप लोग पढ़ाई जारी रखो। वो कहा करती थी, तुम अगर पढ़ोगे तो तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन मैंने पढ़ाई के बारे में बिल्कुल सोचना छोड़ दिया था। आपकी बहनों के प्रति आपका ये प्रेम देखकर ये पता चलता है कि आप उनके कितने करीब हैं और उन्होंने आपके जीवन में आपका कितना साथ दिया है। दिव्यांग से दिव्य बन चुके शिवाजी सूरवशी ने छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम की सार्थकता को सिद्ध कर दिया, या यूं कहें कि छत्रपति शिवाजी महाराज की पराक्रमता को अपना हथियार बना वो समाज की उपेक्षाओं से लड़ते रहे और अंततः विजय हासिल की। इनकी इसी गौरवशाली विजय यात्रा पर हम और भी बातें करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। बने रहिए। टीवी पर दिखने लगा हूँ तो लोग आपस में चर्चा करते हैं। गांव में हर जगह मेरा नाम हो रहा है, शिवाजी की वजह से हमारे गांव का नाम हुआ, इस तरह से लोग कहते रहते हैं। और जो लोग मुझसे जलते हैं, जिन्हें बुरा लगता है, वो गर्दन घुमाकर चले जाते हैं। मैं क्या था और क्या बन गया। छू लो आसमान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। छू लो आसमान। स्वागत है आपका छू लो आसमान में। हमारे साथ है शिवाजी सूरवशी। किसी भी काम को न करने के 100 बहाने होते हैं, लेकिन अगर उस कार्य को करने की चाह हो तो सिर्फ इच्छा शक्ति ही काफी होती है। इसी इच्छा शक्ति के साथ शिवाजी सूरवशी ने खेती जैसे नए कार्यों को अपनाया और वो कर दिखाया जो आसान नहीं था। इस सफर के बारे में और भी बातें करते हैं शिवाजी से। शिवाजी, आप अपने खेतों में कौन कौन सी फसल उगाते हैं? ज्वार, सोयाबीन और चना और गेहूं। दरअसल हम गर्मियों में खेत जोतते हैं। गर्मियों में खेत की जुताई में मशक्कत करना, मशक्कत के बाद पानी के बांध बनाए जाते हैं। 1 जून के बाद बीज लाकर बीज बोते हैं। बीज बोने के बाद दूसरी फसल की भी तैयारी करते हैं, यानी कि एक ही खेत में 1 या 2 तरह के बीज बोए जाते हैं। जगह ज़्यादा हो तो 2 तरह के बीज बो सकते हैं और अगर कम हो तो 1 तरह का बीज बो सकते हैं। उसके बाद सोयाबीन निकाल लेते हैं, फिर उसमें भरनी की जाती है और फिर वो ज़मीन खाली होने के बाद, यानी गन्ना निकालने के बाद, हम गेहूँ, गर्मियों में गेहूँ, शालू और सोयाबीन उगा सकते हैं। हमारे यहाँ ज़्यादातर ज्वार, शालू ये सब उगाया जाता है और गेहूँ। इस महीने में अभी शालू की खेती चल रही है और इस वक्त गन्ने की फसल निकल चुकी है। अच्छा शिवाजी, एक बात बताइए, आपको अपनी जिंदगी में कभी कोई अफसोस रहा है या आपने भगवान से, ईश्वर से कोई शिकायत की है, तकरार की है? क्या है ना, मुझे शिकायत करने से क्या फ़ायदा। अगर दुनिया में सबसे गरीब अगर कोई होगा तो वो मैं हूँ, और दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति आप हो सकते हो। आपके पैर होने की वजह से आप दुनिया में कहीं भी घूम सकते हो। चलिए आपसे अब थोड़े व्यक्तिगत सवाल पूछता हूँ। हमने सुना है कि आपकी धर्मपत्नी भी दिव्यांग है। हाँ। तो उनसे आपकी मुलाकात कैसे हुई, शादी कैसे हुई आपकी, इसके बारे में बताइए। वो हमारे गांव की पहचान होते होते किसी ने उसे देख लिया था। हमारे गांव में बालू नाम का एक शख्स है, उसने उसे देखा था।
वो मेरे पिताजी का अच्छा दोस्त है, एकदम खास। पिताजी के दोस्त ने उसे देखने के बाद हमसे कहा कि एक रिश्ता हम देख लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। लड़का अच्छा है, होशियार है। हमारे घर में उनका अक्सर आना जाना रहता था। पिताजी के कहने पर उन्होंने रिश्ते की बात की और फिर हमारी शादी हो गई। पहली बार आप उनसे कब मिले? पहली बार यानी कि हम अपने ही गांव में थे जब हम उसे देखने गए थे, तब। तो आपको वो पसंद है? नहीं, पसंद यानी बात ये थी कि पिताजी और माँ के मर्जी के बिना हम कुछ नहीं कर सकते थे। उनकी पसंद, वो हमारी पसंद। तो हमने ये भी सुना है कि वो भी आपके साथ खेती में जाते हैं, आपका हाथ बटाते हैं। हाँ, जाती है। आपकी इस जीवन यात्रा में और किन किन लोगों का योगदान आप महत्वपूर्ण मानते हैं? एक मेरी छोटी बहन है, किनी वटर। वो मेरी मदद करती थी, यानी कि बारिश के मौसम में काम करने के लिए लोग नहीं मिलते, मैं उसे मदद के लिए बुलाता। फसल काटनी हो तो मैं उसे बुला लेता था। मेरी जो तीसरी बहन है, उसके बेटे को मैंने अपने पास ही रखा है, जिसे 6 महीने से मैं ही संभाल रहा हूँ। वो मेरे पास ही रहता है। इस वक्त मैं यहाँ हूँ, लेकिन खेती के सारे काम वही देख रहा है। इस तरह वो मेरी मदद करता है, एकदम अपनों की तरह। शिवाजी, जो लोग आपको पहले ताने देते थे, अब वो क्या कहते हैं जब आपका नाम टीवी पर आता है, न्यूज़पेपर में आता है, आपको इतना यश मिल रहा है, तो उनका क्या कहना है इस बारे में? वो लोग अब कुछ लोग अच्छा कहते हैं, कुछ लोग मेरी तरफ देखते तक नहीं हैं। उन्हें शायद तकलीफ होती होगी। जो लोग मेरे बारे में बुरा भला कहते थे, वो आज मेरी सराहना करते हैं, और जो मेरे बारे में अच्छा सोचते हैं, वो मेरे बारे में अच्छा ही बोलते हैं। टीवी पर दिखने लगा हूँ तो लोग आपस में चर्चा करते हैं। गांव में हर जगह मेरा नाम हो रहा है। शिवाजी की वजह से हमारे गांव का नाम हुआ, इस तरह से लोग कहते रहते हैं। और जो लोग मुझसे जलते हैं, जिन्हें बुरा लगता है, वो गर्दन घुमाकर चले जाते हैं। मैं क्या था और क्या बन गया। शिवाजी, आपकी दिनचर्या के बारे में कुछ बताइए। सुबह से लेकर शाम तक आपका दिन कैसे बीतता है? सुबह 6 बजे उठता हूँ। 6 बजे उठने के बाद नहा धोकर तैयार हो जाता हूँ और खेतों में जाता हूँ, दूध निकालने जाता हूँ। 9 बजे तक जानवरों को खेतों में लेकर जाता हूँ, सबको दूध देने जाता हूँ। फिर नाश्ता करता हूँ। तब तक 11:30 बजे तक फिर से जंगल में जाता हूँ। वहाँ से जानवरों के लिए चारा घास निकाल कर रखता हूँ। उसके बाद वहाँ के छोटे मोटे काम निपटाता हूँ, खेतों को पानी छोड़ता हूँ। फिर 5 बजे दूध निकालने के लिए जाता हूँ। 6:30-7 बजे तक फिर से घर लौट जाता हूँ। घर जाने के बाद थोड़ी देर टीवी देखता हूँ, 1-2 सीरियल देखता हूँ। उसके बाद खाना खाकर सो जाता हूँ। फिर से सुबह उठकर काम पर जाता हूँ। सकारात्मक सोच और दृढ़ इच्छा शक्ति ने शिवाजी को सफल किसानों की गिनती में ला खड़ा कर दिया। इनकी बातों से इनकी सोच की दूरदर्शिता दिखती है, तभी तो ये सफल किसानों की गिनती में है। अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद और भी बहुत कुछ जानेंगे शिवाजी के बारे में। ससुर जी के गुजरने के बाद से मुझे ऐसा लगा कि ये काम करने में थोड़ा अकेले पड़ गए। थोड़ा थोड़ा उनके साथ जाकर मैं काम सीखने लगी, और अब मुझे घर बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे अब लत लग गई है खेत में जाने की। छूलो आसमान। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे, सिर्फ डीडी किसान पर। छूलो आसमान। स्वागत है आपका छूलो आसमान में। हमारे साथ हैं शिवाजी सुरवशी। किसी भी यात्रा को सफल बनाने में अपनों का साथ बहुत जरूरी होता है। जब शिवाजी समाज की उपेक्षाओं से निराश हो गए थे, तो उनके अपने उनके साथ खड़े थे। आइए देखते हैं शिवाजी के अपने उनके बारे में क्या कहते हैं। वो हंसते रहे, खुश रहे,
खिलखिलाते रहे। बस यही मेरी दुआ है कि हमेशा इसी तरह से वो प्रसिद्ध रहे। इतना कष्ट सहकर भी दोनों सब काम करते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुनकर। हम दोनों भी एक दूसरे का आदर करते हैं। मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ और उनका बहुत सम्मान करती हूँ। शिवाजी मेरे मामा हैं और मैं बहुत अभिमान करता हूँ कि मेरे मामा हैं। वही मेरे पिता समान है। सच में अपनों का साथ मिल जाए तो मंजिल तक पहुंचना और भी आसान हो जाता है। अशिक्षित होते हुए भी शिवाजी के पिता ने इनकी बहनों द्वारा इन्हें घर में ही शिक्षा दिलवाई और इनकी पत्नी तो दिव्यांग होते हुए भी इनके साथ खेतों में उतरी और इनका हाथ बटाया और आज सौभाग्यवश वो भी हमारे साथ हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं गीतांजलि शिवाजी सुरवशी का। गीतांजलि जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। गीतांजलि जी, शादी से पहले आपका खेती से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, लेकिन शादी के बाद आपने इनका हर काम में हाथ बटाया, तो कैसे कर पाई आप ये सब? ससुर जी के गुजरने के बाद से मुझे ऐसा लगा कि ये काम करने में थोड़ा अकेले पड़ गए। थोड़ा थोड़ा उनके साथ जाकर मैं काम सीखने लगी, कैसे करना है, कब करना है। और अब मुझे घर बैठना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे अब लत लग गई है खेत में जाने की। मुझे खेत जाना पसंद है, मुझे खेत की काम करना बहुत पसंद है। खेत जाकर मैं सारे काम करती हूँ। ऐसा देखकर ही तो मैं सीखने लगी। इनको काम करते हुए देखकर ही मैं धीरे धीरे सब कुछ सीखने लगी और अब मैं सब कुछ कर लेती हूँ। चारा डालना और दूध निकालना, ये सब काम करना, ये सब काम मैंने इन्हीं से सीखा है और अब ये सब काम करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। शिवाजी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको गीतांजलि जी जैसी पत्नी मिली। आपका इनके बारे में क्या कहना है? मेरी किस्मत बहुत अच्छी है जो गीतांजलि जैसी पत्नी मुझे मिली। दरअसल अगर मैं कहीं बाहर जाता हूँ, खेतों में मौजूद नहीं हूँ, तो वो सभी काम हैंडल कर लेती है। औरतों को ले जाकर खेतों में से घास काटने का काम करती है, थोड़ी बहुत हर जगह की देखरेख करती रहती है। अगर मैं किसी काम से बाहर जाता हूँ तो दिन भर में बिना टेंशन के रह सकता हूँ। मुझे मेरी पत्नी पर अभिमान है और ऐसी ही पत्नी सबको मिले, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। शिवाजी, गीतांजलि जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे शो में आए। शिवाजी, हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों से कुछ कहें। एक किसान का बेटा होने के नाते मैं आपसे विनती करता हूँ, किसान के बच्चों को खेती करने पर ध्यान देना चाहिए। खेती किसे कहते हैं, ये बात खेत में काम किए बिना पता नहीं चलती। लॉकडाउन के दरमियान काफ़ी कंपनियां बंद थी, उस वक्त भी हमारी खेती के काम बंद नहीं थे। हमने खेती करना जारी रखा था। आजकल की नई पीढ़ी को खेती पर ध्यान देना चाहिए। प्लीज़, हमारे माता पिता कैसे पसीना बहाते हैं और कितनी मेहनत करते हैं, ये आप खुद खेतों में जाकर देखिए, ताकि आपको पता चलेगा कि मेहनत क्या होती है। आपको शायद पैसों की कीमत पता नहीं है, जब आप पसीना बहाओगे तब आपको पैसों की अहमियत होगी। और दोस्तों, मैं आपका सच में आभारी हूँ। आप थोड़ा सा भी अगर खेतों में ध्यान दोगे तो हम सब के लिए गर्व की बात होगी। और अगर पढ़ाई पूरी करना चाहते हो तो ज़रूर करो, लेकिन माता पिता के बारे में भी सोचो। बेवजह कहीं पर भी खड़े रहना, गाड़ियों में घूमना, महंगे मोबाइल खरीदना, ये सब करना किसान के बेटे को शोभा नहीं देता। मैं तहे दिल से आपसे विनती करता हूँ और मैं आपका बहुत आभारी हूँ। शिवाजी की प्रेरणादायक बातें शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह करती हैं। लेकिन अभी समय हो गया है आप लोगों से विदा लेने का। छू लो आसमान की अगली कड़ी में हम ऐसे ही सकारात्मक किसान से आपको मिलाएंगे जिन्होंने कृषि जगत में सितारा बनकर आसमान को छुआ है। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आपका और हमारे देश का कृषि भविष्य उज्जवल रहे। आप सुरक्षित रहें, सफल रहें